हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। किसी रिंग को अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज कर दें, मीन्स उसमें एक यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस बात पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे रिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक रिंग है, ठीक है। ये रिंग मतलब ये पूरी तरीके से इसको आप सर्कुलर मान के चलिए, ठीक है। और इसकी एक्सिस का मतलब होता है बेटा, इसके सेंटर से एक मतलब इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऐसा। तो ये जो पॉइंट है ये कहे जाते हैं इसकी एक्सिस, सेंटर से जाने वाली ये लाइन ये कही जाती है इसकी एक्सिस। तो एक्सिस पे हमको अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखनी है। मतलब ऐसे अगर कोई रिंग रखी है तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये रिंग है जिसको हमने यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज कर रखा है, ठीक है। मीन्स मान लेते हैं ऐसा कुछ कि एक ये रिंग है, ठीक है। और इस रिंग को हमने, जैसे कि अभी हम दिखा रहे थे, वो एक रिंग है और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। कितना चार्ज दे रखा है बच्चों? प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा, इस रिंग का ये सेंटर है सी, ठीक है। और इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहाँ पे, ठीक है, या इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, आर नहीं इसको एक्स लिखेंगे, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस पॉइंट P पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि इस रिंग पर एक छोटा सा चार्ज dq पहले लेंगे, इस छोटे से चार्ज, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। फिर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब मेन क्या है कि हम सपोज कर लेते हैं इस रिंग की रेडियस जो है वो a है, ठीक है। रेडियस ऑफ रिंग इज a। अच्छा, जब रेडियस a है और ये पॉइंट x डिस्टेंस पर है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो dq चार्ज हमने सेलेक्ट किया है, एक छोटा सा चार्ज रिंग पे हमने सेलेक्ट किया है, इस dq चार्ज से p पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो r है। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये r है, ये r डिस्टेंस है, ठीक है। और इस r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। भाई एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि हर पॉइंट से रिंग की डिस्टेंस क्या रहेगी? इस पॉइंट P की डिस्टेंस r ही रहेगी। कैसे? ये रिंग है तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से, हर जगह से डिस्टेंस क्या होगी? r हो जाएगी। भाई देखो, अगर आपने सेंटर के सामने कोई पॉइंट लिया है तो सेंटर से क्या होगा? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के लिए a सेम रहेगा। ये चूंकि 3D डायग्राम है, आपको वैसे नहीं क्लियर होता, बट अगर आप इसको देखें तो इसके सामने अगर कोई यहाँ पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ आपने पॉइंट ले लिया, तो यहाँ की क्या होगी? इस रिंग से हर पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये x, पेन की लेंथ मान लो x है, ये सेंटर पे है पेन का टिप, ठीक है। तो ये x हो गई और सबके लिए डिस्टेंस ये क्या है? a। तो r बराबर क्या आ जाएगा? रूट में a² प्लस x²। क्यों? क्योंकि r इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज टाइप का बन रहा है। मीन्स r इज इक्वल टू हो गया रूट में a² प्लस x²। तो r तो हर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिंग से इसके सेंटर से जाने वाले पॉइंट की हर जगह की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। तो ये बात हमारे माइंड में सेट हो गई है कि P पॉइंट की डिस्टेंस हर जगह से सेम होगी, चाहे हम यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, हर जगह से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे एक dq चार्ज से पहले सपोज किया, ठीक है। और टोटल चार्ज हमने कितना दे रखा है रिंग को?
क्यू, ठीक है। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज, ड्यू टू डी क्यू चार्ज। तो ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सोचो। तो बच्चों आपको पता है कि ये डी क्यू चार्ज छोटा सा है, कोई पॉइंट चार्ज जैसा। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, जहाँ पर के की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, है ना, फॉर एयर। और इसको जब चाहे हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम वैल्यू कभी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से जैसे Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये होती है KQ अपान R स्क्वायर। तो अगर हमसे कोई कह दे DQ चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी DE। DE इसलिए लिखा है क्योंकि DQ बहुत छोटा सा चार्ज है, तो जो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बहुत छोटी होगी, DE इसीलिए लिख रहे हैं। अभी पूरे चार्ज की वजह से लेंगे तो उसको E से लिख लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो DE इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा K DQ अपान R स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई एक छोटे से चार्ज की वजह से। सोचिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो भाई ये बहुत छोटा सा चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड होती है, जबकि अगर नेगेटिव होता तो किधर हो जाती है, इनवर्ड। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है बच्चों कुछ ऐसा, ये DE हो जाएगी। सोचिए अगर इस एंगल को मैं थीटा कह दूं, तो यहां से अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल क्या बनेगा बच्चों, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा बनेगा, है ना, ये थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब देखिए DE के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक ये होगा DE cos थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट जो इससे परपेंडिकुलर पे जाएगा वो क्या होगा, ये होगा DE sin थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, चूंकि ये रिंग है और रिंग में क्या होता है, सिमेट्री होती है। मतलब जैसे जैसे ऊपर हमें छोटे छोटे अगर कंपोनेंट चार्ज के मिल सकते हैं, वैसे ही छोटे छोटे कंपोनेंट हमको नीचे भी मिल सकते हैं। मतलब अगर नीचे वाला हम कोई कंपोनेंट यहाँ पे DQ चार्ज का हम नीचे से सिलेक्ट कर लें, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड DE ही होगी। क्यों, क्योंकि P पॉइंट की इससे भी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, R। तो इससे भी हमको दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस DQ की, नीचे वाले की, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस साइड होगी, ये होगी DE। अब ये एंगल भी थीटा बनेगा तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, क्या, DE cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा DE sin थीटा। अब है क्या कि ये DE sin थीटा इधर वाले DE sin थीटा को कैंसिल कर देगा बच्चों, है। अब इसमें जो रिंग है इसका हर पार्ट में, जैसे यहाँ एक कंपोनेंट मिलेगा तो उसकी जस्ट अपोजिट यहाँ, एक यहाँ तो यहाँ, तो मतलब हर ऊपर के हाफ को नीचे के हाफ का एक अपोजिट DE sin थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब ये DE sin थीटा वाले सारे कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। आप चाहें तो इस रिंग से भी समझ सकते हैं, कैसे आपने यहाँ पॉइंट माना है तो जो कंपोनेंट यहाँ मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, जो एक यहाँ मिलेगा पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ वाला इधर जाएगा तो यहाँ वाला इधर जाएगा, तो भी वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब DE sin थीटा जो होंगे वो पूरा क्या होंगे, ऐसे वर्टिकल प्लेन में ऐसे मिलेंगे चारों तरफ से।
तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कौन, डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट। तो डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि डी साइन थीटा तो सारे कैंसिल हो रहे हैं सिमेट्री से। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू रिंग। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी होगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम डी कॉस थीटा को ही इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे डी कॉस थीटा को ही इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब डी कॉस थीटा इंटीग्रेट कीजिए भाई, क्या मिलेगा आपको, देखिए तो E इज इक्वल टू मिलेगा भाई डी। तो डी की वैल्यू पुट कर दीजिए पहले, क्या है, के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ इस ट्रायंगल से आप कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, बेस एक्स अपान हाइपोटेन्यूज आर, मीन्स कॉस थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इस कॉस थीटा की जगह एक्स अपान आर, देखिए यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी। अब बच्चों हमें क्या मिलेगा, देखिए E इज इक्वल टू के। देखिए ना तो x वेरिएबल है, x फिक्स है सेंटर से डिस्टेंस, r भी फिक्स है हर जगह से, रिंग के हर पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस r है, ठीक है। तो बच कौन रहा है, जो वेरिएबल है वो है dq। अब देखिए छोटा सा चार्ज dq लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। जब इंटीग्रेट करेंगे तो dq सारे dq यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। अब जब सारे dq ऐड करोगे तो यहाँ का टोटल चार्ज आ जाएगा, और टोटल चार्ज हमने रिंग को कितना दिया था, q दिया था। इसका मतलब जब dq को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा q x अपान आर क्यू। अब देखिए है क्या, r की वैल्यू आपको पता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, और k की वैल्यू भी पुट कर दो। k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x अपान r की वैल्यू क्या है, देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पावर क्या है 3, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगी पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया, किसकी वजह से, ड्यू टू अ रिंग। एक रिंग की वजह से किसी एक्सिस पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो वो फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि x के बहुत ज़्यादा दूर हो जाने पे क्या होगा, x की वैल्यू बहुत कम हो जाने पे क्या होगा। फिर वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, मीन्स x के साथ कैसे ग्राफ बनेगा, कैसे वो वेरी करेगा, ये हम लोग प्लॉट करेंगे। तो चलिए हम केस डिस्कस करते हैं अपना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x पर किस तरह से डिपेंड करती है। अब चलिए हम अपना पहला केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, E की वैल्यू x के साथ कैसे वेरी करती है। तो पहला हम सोचते हैं एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे क्या होगा, ये सेंटर था। तो देखिए x डिस्टेंस पे है, जैसे जैसे पास लाएंगे x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, और जब इस पॉइंट को पास लाते लाते सेंटर पे ही ले आएंगे तो x क्या हो जाएगा। इस सिचुएशन में x कम होते होते क्या हो जाएगा भाई, कम होते 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 यहाँ पहुंच गए 0, x बचा ही नहीं कुछ। तो उस समय P पॉइंट जो होगा वो C पे आ जाएगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में x की वैल्यू क्या बचेगी बच्चों, 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस समय भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू 0 a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 2। अरे यार, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी नंबर को
जीरो से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पे रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस हम यहां पे करते हैं बच्चों सॉल्व कि इफ x इज वेरी लार्ज देन a, मतलब ये पॉइंट बहुत दूर हो। इसका मतलब क्या है कि रिंग की कुछ अपनी रेडियस है a, मान लो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और जो पॉइंट है ना वो 5, 10, 50 मीटर दूर हो, 50 मीटर, 50 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर के हिसाब से 50 मीटर क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो वो x हो गया। x बहुत बड़ा कर दिया। जब x को बहुत बड़ा कर देंगे इस सिचुएशन में बच्चों क्या होगा सोचो? जब x बहुत बड़ा हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सोचो? क्योंकि a क्या है? बहुत छोटा, जैसे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, x बहुत बड़ा 15 मीटर, तो उसके स्क्वायर में ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर वेरी कर पाएगा? उसको बहुत हल्का सा वेरिएशन होगा। इसका मतलब इसको हम लगभग एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं। भाई सोचो ना, ए स्क्वायर में क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर ले लिया तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करो, मीटर में बदल लिया। और उधर x को मान लीजिए आपने कहा 10 मीटर है, तो 10 मीटर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 10। अब सोचो क्या आएगा? ये आएगा 25 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? ओहो 100। ठीक है। अब बच्चों क्या होगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.0025 100। तो इसको ऐड करने पे क्या 100 पे कोई बहुत ज़्यादा अंतर पड़ रहा है क्या? ये वैल्यू अगर इसमें ऐड करें, नहीं पड़ रहा। इसीलिए जब x की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं इसको अप्रॉक्स एक्स स्क्वायर ही लिख सकता हूँ। मीन्स इसको मैं चाहूँ तो ये 100 ही लगभग मैं लिख सकता हूँ, मीन्स x का स्क्वायर। ठीक है। तो वही चीज यहां पे की जा रही है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है ए से, तो इसको क्या किया? ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसी सिचुएशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या मिलेगा? जरा सोचिए। ये मिलेगा 1/4πε0 क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में ई की वैल्यू मिलेगी, भाई एक्स की पावर क्या है? 3, तो 1 कैंसिल हुआ तो 2 बचेगा, यानी कि बचा 1/4πε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही ट्रीट होगी कि ये चार्ज रिंग पे ना फैल के इसके सेंटर पे अगर रखा हो ना, क्यू चार्ज अगर सेंटर पे रखा हो, तब भी एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आएगा? के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैसा ही बिहेवियर हो जाएगा। मतलब अगर एक्स बहुत बड़ा हो गया तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ट्रीट करेगी, ऐसा व्यवहार करेगी कि पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड हो, ऐसा वो ट्रीट करेगी। ठीक है। अब तीसरा केस हम अपना लेते हैं कि जैसे इफ x इज इन्फिनिटी, अगर x क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, बहुत बड़ा। इन्फिनिटी मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब रिंग है छोटी सी 5 सेंटीमीटर रेडियस की और पॉइंट ले ले 100 किलोमीटर दूर, बहुत दूर, मतलब उसके रेस्पेक्ट में ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल। इस सिचुएशन में बच्चों, ठीक है, क्या होगा सोचो? जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस समय ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। भाई जितना बड़ा होता जाएगा उतना ई कम होता जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहां से हमको ये कंक्लूजन मिल रहा है कि
x बराबर 0 पर भी E बराबर 0 है, x बराबर इन्फिनिटी पर भी E बराबर 0 है। इसका मतलब इसके सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, एट इन्फिनिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। तो यार यहां पे भी 0, वहां पे भी 0। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहां से आगे जाने पर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद फिर कम होते 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 इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी, कुछ ऐसा केस। तो अब हमको वो पॉइंट फाइंड करना चाहिए जहां पे इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो चलिए अब हम वो पॉइंट फाइंड करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ा है बच्चों कि किसी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है 1/4πε0 क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। जहां पर x क्या है? रिंग से वो डिस्टेंस है एक्सिस पर जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। a क्या है? a उसकी रेडियस है। ये बात हम समझ चुके हैं। अब हमको देखना है वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद x के साथ कैसे कैसे वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमको देखना है। मींस हमको अब देखना है वेरिएशन ऑफ E विद x। हमको ये तो पता चल चुका है कि एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, क्यों? और एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज 0। ये दो केस तो हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि भाई यहाँ पे भी 0 होती है x बराबर 0 पे, और बहुत ज़्यादा दूर पे भी x इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो बीच में कहीं तो मैक्सिमम होती होगी। वो पॉइंट हमको पहले सोचना है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसको डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए। पता ना, जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं? dy/dx को 0 कर देते हैं। वैसे यहाँ पे dE/dx को 0 करेंगे। वैसे अगर मैथ में कर रहे होते तो इसको फिर d2E/dx2 भी निकालते और फिर पूरा सॉल्व करते। बट यहाँ पे चूंकि फिजिक्स है तो हम आगे वाले टर्म को नहीं दिखाएंगे, हमको पता है वो मैक्सिमा वाला ही पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि फॉर मैक्सिमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर मैक्सिमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों? dE/dx को हम यहाँ पे 0 करेंगे। इसका मतलब ये हुआ d/dx ऑफ E, E की वैल्यू रख दो, क्या है? 1/4πε0 qx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसको हम क्या करेंगे? 0 कर देंगे। अब देखिए d/dx हमको करना है, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ले लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होगा नहीं मल्टीप्लिकेशन वाले। तो q/4πε0 तो बाहर आ गया। बचा कौन? d/dx ऑफ x अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। बच्चों ये टर्म तो उधर जाके 0 हो जाएगा, q/4πε0 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 में ये डिवाइड होगा, तो क्या होगा? ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन? ये बचा है d/dx ऑफ x अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कुछ ऐसा फंक्शन दिख रहा क्या? अगर d/dx हमें करना हो u/v का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर,
ठीक है, तो क्या तरीका होता है था इसको डिफ्रेंशिएट करने का, v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। ये कब, जब u और v दोनों ही फंक्शन होते थे x के। तो जब डिवाइड में ऐसे लिखा होता था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये फार्मूला बनता था। डिफरेंशिएशन वही यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखो u का काम कौन करेगा, x, v का काम कौन करेगा, ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले नॉर्मल देखिए v का काम ये कर रहा, तो v मीन्स ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u की जगह कौन है बच्चों, x, माइनस u मतलब ऊपर वाला, ऊपर यहाँ पे क्या है, x है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये नीचे वाला क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अपान में क्या आएगा, अपान में आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा v का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बचेगा, बाई 2 है स्क्वायर में, अपान 2 अलग कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या होगा, तो देखिए पावर का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो पावर का मल्टीप्लाई, तो हम इसको पहले x मान के करेंगे डिफरेंशिएशन। तो सोचो अगर x की पावर 3/2 होता तो क्या होता, तो ऐसे x की पावर n है तो डिफरेंशिएशन उसका क्या होता है बच्चों, n x की पावर n माइनस 1। तो जब इसका करेंगे तो x की पावर समझो 3/2 लिखा हुआ है एक तरीके से, तो जब x की पावर 3/2 लिखा होता अगर वहां पे, तो क्या होता, पावर का मल्टीप्लाई और पावर में एक कम, तो ये जो भी टर्म है इसकी पावर 3/2 है ना, तो एक कम करोगे तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। और जिसको x की तरह देखते हैं, जैसे मैंने इसको x की तरह देखा, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करो, साथ में ये वाला टर्म जो है ये उधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होने में ये वाला टर्म तो 0 हो गया, इसलिए उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या बनना बच्चों, अच्छा इसकी पावर 3/2 छूट गई थी, लिख देते हैं। अब क्या बनेगा यहाँ से, जरा देखिए यहाँ से, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बचा है यहाँ पे, तो करेंगे तो क्या आएगा 2x, ए स्क्वायर का 0 मीन्स यहाँ से 2x आएगा, और ये x इंटू 3/2 है तो लिख देते हैं 3/2x इंटू 2x, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये x कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 दोनों में है भाई, वहाँ 3/2 है, तुम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी। तो अगर मैं उसको कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से चला गया 1/2 वाला, तो ये बचेगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये क्या बचेगा 3 × एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये टर्म तो बाहर जा चुका है, कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म तो ऐड हो रहे हैं, तो इनका एडिशन तो कभी 0 हो नहीं सकता,
भाई दो चीज़ों को जोड़ोगे तो उनका एडिशन कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ए तो कभी जीरो होगा ही नहीं, रेडियस तो जीरो हो नहीं सकती, इसलिए ये टर्म जीरो नहीं होगा। तो जीरो कौन हो सकता है? ये वाला टर्म। मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको उधर ले गए समझो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान रूट 2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस ए अपान रूट 2। मतलब रेडियस का 1 अपान रूट 2 अगर कर दिया जाए तो वहाँ पे उस वैल्यू पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसका मतलब इधर भी ए अपान रूट 2 पे ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और पीछे भी ए अपान रूट 2 की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। बस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इधर पे जो होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि जब ये पॉजिटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होती है? बाहर की तरफ। तो इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर वाली इधर होगी। तो अगर इसको हम ग्राफ से शो करें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ए अपान रूट 2 पे मैक्सिमम होनी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे शो करें और x की वैल्यू को x एक्सिस पे शो करें, मतलब जो एक्सिस पे डिस्टेंस है उसको हम x पे शो करें, तो हम क्या देखेंगे? सेंटर पे जहाँ x जीरो था, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। x बराबर जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कहाँ पे होगी? जहाँ पे x बराबर a अपान रूट 2 होगा, मीन्स रेडियस का 1 अपान रूट 2 होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसके आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगी, घटते घटते इन्फिनिटी पे कहीं जीरो हो गई, कुछ ऐसे चला जाएगा कर। ठीक है, अगर हम पीछे की साइड का ग्राफ खींचे तो क्या होगा? पीछे की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, मतलब उधर अगर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो निगेटिव डायरेक्शन मतलब अपोजिट साइड चले जाएंगे इधर। ठीक है, इधर x पॉजिटिव है तो इधर भी x भी क्या होगा? निगेटिव होगा, वो भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यही ग्राफ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे भी x बराबर a बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहाँ पे मैक्सिमम होगी। इधर प्लस a बाई रूट 2, इधर माइनस के a बाई रूट 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ जाएगी। अब हमसे यहाँ ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? तो अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी हो तो आप क्या कीजिए? x की वैल्यू a बाई रूट 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे, a बाई रूट 2, और रख के पूरा सॉल्व कर लीजिए। जो वैल्यू आ जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वो भी आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलिए, आप हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।